नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। और मैं रोशनलाल शर्मा आपको लेके चल रहा हूँ यूपी पॉलीटेक्निक फिजिक्स के सिलेबस की ओर। और उस सिलेबस में हम अब बढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर से आगे। आप लोगों ने पिछली वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस कोण, इन सब के बारे में जाना था। ये तीनों ही चीज़ें जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण और न्यूमेरिकल अपर्चर, इस यूनिट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से एक टॉपिक पेपर में हर बार आता है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिनने मेरी वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 5, वो मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 5 जरूर देखें, क्योंकि इस पार्ट 5 से आपको कम से कम 5 नंबर का जरूर मिलने वाला है पेपर में से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रही होगी फिजिक्स। इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, उस ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स आप देखेंगे हम। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि इस यूनिट को आज की वीडियो में हम ख़त्म कर दें। तो चलिए कोशिश करते हैं और ख़त्म करते हैं इस यूनिट को आज। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो चलिए, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि जो प्रकाशीय रेशा है उसके प्रकार पढ़ने हैं हमें। प्रकाशीय रेशे के प्रकार, प्रकाशीय रेशे, ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में प्रकाशीय रेशा बोलते हैं। प्रकाशीय रेशे के प्रकार, तो देखिए प्रकाशीय रेशे के हम इनको दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारा जो बेसिस होता है वो डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग का जो मीडियम है उसके बेस पे हम उसको तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो उनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ सिर्फ, उसमें कुछ ऐसा है नहीं ज़्यादा पढ़ने को, बस आप समझ लीजिए कि वो तीन हैं क्या। देखो भाई, हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है या तो ग्लास या प्लास्टिक। तो हमारी जो कोर और क्लैडिंग है वो या तो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन तीन हो सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि कोर जो है हमारी वो ग्लास की हो सकती है, तो ग्लास कोर, और क्लैडिंग भी ग्लास की हो सकती है, ग्लास क्लैडिंग फाइबर। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है इसका, ग्लास कोर, ग्लास क्लैडिंग फाइबर। दूसरा कि कोर हमारी ग्लास की ही है, ग्लास कोर, बट क्लैडिंग हो गई किसकी, प्लास्टिक की, प्लास्टिक क्लैडिंग, ठीक। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरा ये हो सकता है कि दोनों हमारे पास क्या होते हैं, प्लास्टिक कोर और प्लास्टिक की ही क्या बना दी हमने, क्लैडिंग। तो प्लास्टिक कोर और प्लास्टिक क्लैडिंग, तो ये तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास बन के आते हैं। ग्लास कोर ग्लास क्लैडिंग फाइबर हो सकता है, यानी कि जिसमें कोर भी ग्लास की होगी, क्लैडिंग भी ग्लास की होगी। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि कोर ग्लास की और क्लैडिंग प्लास्टिक की हो सकती है। तीसरे में क्या होता है कि दोनों ही कोर या क्लैडिंग हमारे पास प्लास्टिक की हो सकती है। तो चलिए, इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमारा जो अगला टाइप है, जो बेसिस पे हम फाइबर को डिवाइड करेंगे, तो हम फाइबर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी कि हम जो ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई कर रहे हैं वो एक तो हम बेसिस ले रहे हैं कि प्रकाश के संचरण के कितने मोड, प्रकाश के संचरण के मोड क्या है फाइबर के अंदर, और उसका अपवर्तनांक कैसे चेंज हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम ऑप्टिकल फाइबर को जो कैटेगराइज करते हैं, तो ये ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। तो पहला होता है हमारे पास सिंगल मोड फाइबर, ये अभी मोड के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया गया, सिंगल मोड फाइबर। और दूसरा होता है मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे इसमें तो
ये तो सिंगल मोड सिंगल है तो इसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मल्टी मोड फाइबर में बहुत सारे मोड लाइट के हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसको भी हम दो कैटेगरी में आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो दो कैटेगरी क्या है कि एक तो होता है हमारे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये मल्टी मोड ही है, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड का ही पार्ट है। एक तो स्टेप इंडेक्स हो सकता है इसमें, और दूसरा जो हो सकता है हमारे पास वो होता है ग्रेडेड इंडेक्स हो सकता है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ये दो कैटेगरी में हम इसको फर्दर मल्टी मोड फाइबर को डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे फाइबर्स की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें सब में क्या अंतर है, क्या ये मोड क्या है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का। तो पहले बात करते हैं हम सिंगल मोड फाइबर की। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फाइबर्स हैं ये ऑप्टिकल सेंसर्स में यूज किए जाते हैं। सिंगल मोड फाइबर हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, सिंगल मोड फाइबर की। सिंगल मोड फाइबर कॉमनली यूज्ड इन ऑप्टिकल सेंसर्स। इसमें होता है क्या है कि इन फाइबर्स को इस तरह से बनाया जाता है, इनकी कोर जो है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि कोर में केवल प्रकाश के चलने के लिए, लाइट के ट्रांसमिशन के लिए एक ही पाथ उपलब्ध हो, केवल एक मार्ग उपलब्ध हो। जिस मार्ग पे लाइट चल रही है कोर के अंदर उसी मार्ग को मोड कहते हैं। यहाँ पर जो मोड कहा गया था अभी, उस मोड का मतलब है लाइट के ट्रांसमिशन के लिए जो पाथ बन रहा है कोर के अंदर, वो पाथ ही क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो इसमें क्या है कि एक पाथ होगा, तो एक पाथ होगा तो क्या होगा कि इसकी जो कोर है ना, कोर इज वेरी स्मॉल, कोर इज ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर। इसका डायमीटर बहुत कम, अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर या इससे कम इसका डायमीटर कोर का रखा जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है फाइबर के अंदर, उस लाइट की जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ के कंपैरिजन में इसकी जो है कोर का डायमीटर रखा जाता है। अब जब कोर बहुत कम डायमीटर की होगी तो जो लाइट हमारी इसके अंदर ट्रेवल करेगी वो इसकी एक्सिस के पैरेलल केवल एक ही पाथ पर इस तरह से ट्रेवल करेगी। तो ये केवल एक सिंगल मोड इसके अंदर बनेगा। ये कोर है, इसके बाहर क्लैडिंग होती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बनेगी किसके अंदर, सिंगल मोड फाइबर के अंदर, कि सिर्फ एक मार्ग यहाँ पर लाइट के चलने के लिए उपलब्ध होगा। तो ये तो बात हुई सिंगल मोड फाइबर की। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल में पढ़ना है, बस यही दो बातें अगर पेपर में पूछी जाए तो लिखनी है आप लोगों को। अब दूसरी बात करते हैं मल्टी मोड फाइबर की। तो दूसरा जो मल्टी मोड फाइबर है, मल्टी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारे मोड, बहुत सारे मोड का मतलब बहुत सारे रास्तों पे होकर लाइट इस फाइबर के अंदर चल सकती है। जब बहुत सारे रास्ते हैं तो सीधी जाहिर सी बात है कि इसका जो डायामीटर है कोर का वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो डायामीटर इसका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल मोड फाइबर। तो ये डायामीटर जब इसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इसमें लाइट के बहुत सारे पाथ अवेलेबल हो सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ऐसे जा सकती है लाइट, इस पाथ से जा सकती है, ऐसे भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये अलग अलग मोड इसमें बहुत सारे लाइट के ट्रांसमिशन के लिए बन सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोड जो है वो 1 से 1 लाख तक, 1 2 सैक, तो 1 से लेके 1 लाख तक इसमें नंबर ऑफ मोड। नंबर ऑफ मोड का मतलब है 1 से लेके 1 लाख तक पाथ इसमें लाइट के चलने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। इन फाइबर्स का जो यूज किया जाता है वो मोस्टली टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन में इनका जो है यूज किया जाता है। सिंगल मोड फाइबर का जो यूज किया जाता है वो ऑप्टिकल सेंसर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें डाटा लॉस बहुत कम होता है। ऑप्टिकल सेंसर्स में जो सिंगल मोड फाइबर है, इस सिंगल मोड फाइबर में ट्रांसमिशन लॉस हमारा बहुत कम होता है, क्योंकि लाइट कहीं पे टकरा ही नहीं रही है, सीधी जा रही है वो तो एक्सिस के अलोंग। तो कहीं पे कोई ना रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है इसमें, ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सीधी लाइट आई, सीधी उसमें होकर निकल गई। तो इसमें ट्रांसमिशन लॉस हमारे कम होते हैं, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल सेंसर्स में यूज कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं मल्टी मोड फाइबर्स। अब इन मल्टी मोड फाइबर्स में भी हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ये फाइबर हमारे
दो अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिए। तो वो दो अलग तरीके से कैटेगराइज किए तो उनमें से पहला हम देखते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर से क्लैडिंग के बीच में, कोर से क्लैडिंग के बीच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अचानक से चेंज होता है, एब्रप्ट चेंज होता है। तो उस एब्रप्ट चेंज होने की वजह से ये होता है कि जो सिग्नल है हमारा उसमें, उस सिग्नल में कहीं कहीं तो सिग्नल को बहुत कम डिस्टेंस चलनी पड़ती है, कभी कभी सिग्नल को क्या है कि बहुत लंबी डिस्टेंस फाइबर के अंदर ट्रेवल करनी पड़ती है। तो जब लंबी डिस्टेंस फाइबर के अंदर ट्रेवल करेगा सिग्नल, तो क्या होता है कि उसमें सिग्नल में हमारे में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। उस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बनाया गया। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में देखिए पहले क्या होगा, स्टेप इंडेक्स फाइबर हम लिखें तो ये लिखेंगे क्या है, स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो हमारा कोर और क्लैडिंग के बीच में अपवर्तनांक अचानक से परिवर्तित होता है, तो हम इस तरह के फाइबर को क्या कहते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। तो अगर मेरे पास सपोज मेरे पास ये कोर है और ये क्लैडिंग है, इसका ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, सपोज ये अंदर वाला पार्ट जो है ये कोर और ये ऊपर वाला पार्ट इसका कोर, तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, कोर से लेके क्लैडिंग के बीच में कहीं भी ये एब्रप्टली चेंज हो जाती है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये n1 ये n2, तो ये n1 n2 यानी कि ये जो चेंज है ये अचानक चेंज हुआ, ये यहाँ पर आप देख सकती हैं स्टेप में चेंज हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन जब बन जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हम बनाते हैं कोर और क्लैडिंग के बीच में, तो जो फाइबर बनता है वो कहलाता है स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब इस स्टेप इंडेक्स फाइबर में अगर हम देखें एक कहानी, तो बेटा ये कहानी बनती है इसमें कि सपोज ये इसकी क्लैडिंग है, ये कोर और ये क्लैडिंग। तो कोर और क्लैडिंग में हम देखें तो अचानक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है। तो मान लिया ये बीम इस तरह से आई लाइट की और ये इस तरह से इसके अंदर ट्रेवल कर रही है। इसी जगह पे अगर ये ए है और इसी जगह पे एक दूसरी बीम इस तरह से आती है बी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि चेंज है तो यहाँ पे क्या होगी कि ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ चलेगी इस फाइबर के अंदर से और ये इस तरह से निकल जाएगी। अगर ये एंगल फाई सी है, ये एंगल फाई सी है, तो ये फाई सी भी एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा। और यहाँ पर ये एंगल फाई सी इस तरह से बनेगा कि ये जो रे बी है हमारी, ये बी वाली रे क्या कर रही है, लॉन्गर पाथ पे जा रही है। तो जब ये लॉन्गर पाथ पे जाएगी तो क्या होगा कि इस वाली रे में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा हुआ स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब हम बात करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। अगर बात करें हम इसकी फाई सी की, तो ये फाई सी इक्वल टू होगा हमारे पास tan इनवर्स, अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है तो फाई सी इक्वल टू होगा tan इनवर्स n1 अपॉन n2। ये वैल्यू होती है इस एंगल की। तो यहाँ पे भी होगा, इसका भी वही होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं हम मल्टीमोड फाइबर में ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की सेंट्रल एक्सिस से क्लैडिंग तक धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होती है। चेंज क्या होती है, डिक्रीज होती है। कोर की एक्सिस पे सबसे ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की, और क्लैडिंग तक पहुंचते पहुंचते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ कोर टू cladding changes gradually मतलब कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है लगातार, gradually then fiber is said to be graded index fiber, graded index फाइबर। अब सपोज कीजिए कि यहां पर कोर
और ये क्लैडिंग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सपोज ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से ग्रेजुअली यहां पे चेंज होगी। ये N1 ये N2, तो इस तरह से ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी। अच्छा, ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी तो देखो होगा क्या कि बेटा ये अगर कोर है फाइबर की, चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये कोर है, दिस इज कोर, और ये क्लैडिंग है। अब इस कोर में ये सेंट्रल एक्सिस हुई, यहां से अगर हम क्लैडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हर जगह पे क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंज होगी। तो हम ये सोच सकते हैं कि इसकी जो ये कोर वाला ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट अलग अलग लेयर से बना हुआ है, और जब अलग अलग लेयर से लाइट जब यहाँ पे जाएगी, इसके अंदर एंटर करेगी, तो हर लेयर पर उसका रिफ्रैक्शन होगा, हर लेयर पर रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, वो जैसे यहाँ पे आई, सपोज यहाँ पे एक लेयर थी, यहाँ पे आई तो यहाँ से भी रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ से भी रिफ्रैक्ट होगी। तो इस तरह से लाइट हमारी जब ऐसे चलेगी तो इस तरह से रिफ्रैक्ट होती हुई चलेगी, और जब इस तरह से रिफ्रैक्ट होती हुई चलेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पाथ बनेगा हमारी लाइट का, रे का, वो कैसा पाथ बन जाएगा, पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। तो हमें सिचुएशन जो दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी। इस तरह के पैराबोलिक पाथ पर लाइट इस फाइबर के अंदर ट्रेवल करेगी, क्योंकि हर पॉइंट पे उसको एक लेयर मिलेगी डिफरेंट मीडियम की, और वो डिफरेंट मीडियम की लेयर की वजह से क्या होगा कि हर पॉइंट पे, हर लेयर पे इसका रिफ्लेक्शन होगा, और एंड में पहुंचते पहुंचते ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें इस तरह के मोड इसके मिलेंगे, यानी कि पैराबोलिक पाथ इसका हमें ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रे तो लॉन्गर पाथ पे चलेंगी, कुछ रे शॉर्टर पाथ पे चलेंगी, तो जो टोटल जो पाथ है हमारा वो क्या हो जाता है, वो समायोजित हो जाता है। यानी कि अब ऐसी कोई भी रे नहीं है इसमें, टोटल हम ऐड करेंगे इसको हम, तो एक एवरेज पाथ इसका निकल के आता है। तो हमारा जो डिस्टॉर्शन हो रहा था ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, उसमें स्टेप इंडेक्स फाइबर में, वो मल्टीमोड फाइबर में नहीं होता है। तो मल्टीमोड फाइबर में जो है हमारा डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। तो ये थे आपके फाइबर्स। अब हम बात करते हैं इनके यूजेज की, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के यूज, तो चलिए यूज की बात करते हैं। यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करके हम ऑप्टिकल सेंसर्स बनाते हैं। सेंसर क्या होते हैं, सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। सेंसर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल को, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स। और ऑप्टिकल सेंसर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ये प्योर फाइबर सेंसर होते हैं, प्योर फाइबर सेंसर होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो रिमोट ऑप्टिक सेंसर होते हैं। दो तरह के सेंसर बनते हैं, रिमोट ऑप्टिक सेंसर और प्योर फाइबर सेंसर, ठीक है। चलिए दूसरा यूज क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, दूसरा यूज ऑप्टिकल फाइबर का ये है कि क्वालिटी कंट्रोलिंग, मेडिकल कंट्रोलिंग, इन क्षेत्रों में, ये और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। इसके बाद मेडिकल के अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिकल में भी इनका क्या एप्लीकेशन होता है, मेडिकल में एप्लीकेशन होता है कि एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, फेमस सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये पेट की सर्जरी होती है, एंडोस्कोपी वगैरह जो करते हैं। तो ये सर्जरी क्या होती है, ये इसकी ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से की जाती है। पेट के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स डालते हैं और ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू लाइट भेज के जो पेट के हमारे अंदर हैं पार्ट्स, उनको हम देख सकते हैं इस प्रोसेस में, इस सर्जरी में। तो मेडिकल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इसका यूज होता है। तीसरी बात अगर हम करें इसकी नेटवर्किंग के क्षेत्र में बात करें तो नेटवर्क में क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में जुड़े होते हैं, वो आपस में कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे जुड़े हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही जुड़े होते हैं। और जो पहले जो वो चलती थी आपकी जो लैंडलाइन टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन में जो हमारे केबल्स पड़ी होती थी वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल होती थी टेलीकम्युनिकेशन में। तो टेलीकम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर स्टील की या कॉपर की या सिल्वर की वायर ना होके किसकी वायर यूज की जाती है? ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल यूज की जाती है। नेटवर्किंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट भी जब आता है तो बहुत इंटरनेट की जो केबल होती है, जो केबल वाली लैन वाली जो सर्विस होती है, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं। तो ये थे हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स के यूज। अब एक छोटा सा पार्ट रह गया हमारा इस यूनिट का, अभी हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आज ये यूनिट आपकी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम नई यूनिट शुरू करेंगे डीसी सर्किट कल से। तो अगली वीडियो में डीसी सर्किट्स पढ़ेंगे हम। तो अभी हम इसको ख़त्म करते हैं। तो हमारा जो इसमें थर्ड पार्ट बचा है यूनिट में, थर्ड पार्ट है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस 2 बात पढ़नी है सिंपल से वे में कि क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी असल में इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऐसी स्ट्रक्चर्स का स्टडी करते हैं जिनकी जो डायमेंशन होती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की जो स्ट्रक्चर्स होती है हमारी, उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी इसमें की जाती है नैनो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि अगर हम बात करें तो 1/10⁹ मीटर। तो 1 मीटर का 10⁹वां हिस्सा नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो नैनो पार्टिकल क्या होते हैं? नैनो पार्टिकल की पहली बात तो ये है कि ये 1 डायमेंशनल पार्टिकल होते हैं। 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनकी या डायमेंशन की बात करें हम इनकी, या साइज की बात करें हम इनकी, तो साइज इनका क्या होता है? लेस देन 100 नैनोमीटर इनका साइज होता है। इसमें क्या है कि नैनो मटेरियल से जो चीज़ें बनती हैं ना, तो उनकी क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की, वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। उनके बहुत ज़्यादा यूजेस भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास नैनो मटेरियल्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल से मिलके जो बनते हैं वो नैनो मटेरियल्स होते हैं। तो ये नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स, बस इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानना था। ठीक है, तो चलिए नैनो मटेरियल्स हो गया। इनके यूजेस की बात करें, नैनो पार्टिकल्स के क्या यूज है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो नैनो टेक्नोलॉजी के यूज तो बहुत सारे हैं और बहुत ही वाइड ये जो है फील्ड है रिसर्च का। तो नैनो टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम यूज करते हैं तो ये कैंसर की एक थेरेपी होती है। अगर मेडिकल के फील्ड में बात करें तो कैंसर की कीमोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, ये कीमोथेरेपी नैनो टेक्नोलॉजी से होती है, कीमोथेरेपी। ठीक है, प्लास्टिक पैकेजिंग खाद्य सुरक्षा के लिए नैनो टेक्नोलॉजी में बनाते हैं हम। नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्लास्टिक पैकेजिंग खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए ये, ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी की बात है। नैनो ट्यूब्स का यूज करके बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नैनो ट्यूब को ठीक है बनाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है। एयर प्योरिफिकेशन के लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, उन क्लॉथ्स में जो जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक और लकड़ी की जो सामग्री होती हैं जिन पर जो बहुत बारीक लेमिनेशन करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। तो ये सब बस छोटी छोटी सी बात आप लोगों को एक बार आप लोग किताब में से देखिएगा इन्हें। तो बस 3-4 पॉइंट थे ये। यहाँ तक आपकी यूनिट ये समाप्त हो चुकी है। इस यूनिट में मैं स्पेशली आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या है पेपर के हिसाब से। ये नैनो मटेरियल और नैनो पार्टिकल वाला ये पार्ट तो बिल्कुल पेपर में आता नहीं है। कभी कभी आ गया 1 नंबर में पूछ लिया नैनो पार्टिकल क्या है। तो नैनो पार्टिकल क्या है? सब स्ट्रक्चर्स जिनकी मतलब 1 डायमेंशनल पार्टिकल जिनका साइज जो है 100 नैनोमीटर से कम होता है, नैनो पार्टिकल कहलाते हैं। तो चलिए नैनो पार्टिकल्स पर इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बस ये पढ़ना है कि एक तो जो लेज़र मैंने पढ़ाए थे, लेज़र की 4 प्रोसेस जो मैंने पढ़ाई थी, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग। एक मेटास्टेबल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इन टर्म को पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दीज, तो शॉर्ट नोट्स इन पर लिखने के लिए पूछा जाता है। तो आप इनको एक बार बहुत अच्छे से देख ले। वीडियो पहली वाली वीडियो जो है मेरी मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, इन 2 वीडियोज़ में मैंने इन टर्म्स को बहुत क्लियरली डिफाइन किया, तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को भी। दूसरी बात कि 2 लेज़र हैं हमारे सिलेबस में, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र। दोनों में से एक का आना बनता है,
या तो रूबी लेज़र आता है या हीलियम नियॉन लेज़र आता है। मोस्ट प्रोबेबली अल्टरनेट आते हैं, कभी हीलियम तो कभी मतलब एक बार हीलियम एक बार रूबी लेज़र। तो आप इनको भी दोनों को पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार अल्टरनेट आए, हो सकता है कि रिपीट भी कर जाए, पिछली बार जो आया इस बार भी वही आ सकता है। तो आप लोग दोनों को पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत शॉर्ट मैंने आपको समझाया। एक बार वीडियो आप जरूर देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपकी। ऑप्टिकल फाइबर्स के यूज, लेज़र के यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने कल वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में पार्ट 5 में एक्सेप्टेंस एंगल के लिए डेरिवेशन कराया था, न्यूमेरिकल अपर्चर का और एक्सेप्टेंस कौन के बारे में जो बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये यूनिट जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से आपको 7 या 8 नंबर का पेपर में जरूर मिलेगा। आसान यूनिट है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, 6 वीडियोज हैं इस यूनिट में, उन 6 वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके 6 या 7 नंबर ये पक्के हो सके। उसके बाद चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं, डीसी सर्किट्स यूनिट के साथ मिलेंगे हम। तो हम स्टार्ट करेंगे डीसी सर्किट। तब तक के लिए मैं अभिनंदन करता हूं आप सबका। आप बने रहिए मेरे साथ फिजिक्स गुरुजी पर, देखते रहिए इजी वे में फिजिक्स रोशन लाल शर्मा के साथ। भाई इतने के साथ साथ ये भी है कि आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, चैनल वैनल शेयर कर नहीं रहे हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए चैनल, ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। आप लोग अपना प्यार मुझ पर बनाए रखेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छे से मैं आप लोगों को चीज़ें प्रस्तुत कर पाऊंगा आपके सामने। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे लेते हैं विदा तब तक के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में।